वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास मैमेलिया के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश की, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी उनके अपेंडिज स्किन और इंडोस्केलेटन के विषय में डिस्कस कर चुके हैं। आज आइए बच्चों हम इसी कड़ी में इनके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश करते हैं। तो समय ज़ाया न करते हुए बच्चों आज आइए हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। ठीक बच्चों, तो देखते हैं बच्चों इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। दे हैव रिलेटिवली स्मॉल माउथ विथ मूवेबल लिप्स। जो मैमल्स होते हैं बच्चों, इनमें जो माउथ पार्ट होता है, मुख होता है बच्चों, वो क्या होता है, छोटा होता है। इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर एनिमल्स, और एनिमल्स की अपेक्षा अगर हम उनके बॉडी के कंपैरेटिवली देखें बच्चों, तो बॉडी के कंपैरेटिवली जो माउथ का साइज होता है, मुंह का जो आकार होता है बच्चों, वो क्या होता है, छोटा होता है। हम लोगों का जितना बड़ा बॉडी होता है बच्चों, उसके एवरेज में, उसके कंपैरिजन में अगर हम माउथ को देखें, मुख को देखें, तो मुख का आकार क्या होता है बच्चों, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, छोटा होता है, विथ मूवेबल लिप्स। और इनमें क्या पाया जाता है, हम लोगों के माउथ में क्या पाया जाता है बच्चों, लिप्स पाया जाता है, होठ पाए जाते हैं। तो हम लोगों के माउथ में क्या लगा होता है बच्चों, मूवेबल लिप्स लगा होता है, होठ लगा होता है जो मूव करता रहता है। ठीक बच्चों, जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों का होठ क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। तो ये इनका क्या है बच्चों, एक यूनिक फीचर है कि जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, माउथ का साइज जो होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द बॉडी साइज। और इनका जो मुख होता है बच्चों, उस पर क्या लगा होता है, लिप्स लगे होते हैं, होठ लगे होते हैं, और ये होठ क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बक्कल कैविटी हैज ट्रू सैलिवरी ग्लैंड्स। जब बक्कल कैविटी मुख गुहा होता है बच्चों, मुख गुहे के अंदर वास्तविक सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, वास्तविक सैलिवरी ग्लैंड। और ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है बच्चों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बच्चों, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अर्थात बच्चों जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, उससे सिक्रीट होने वाला जो सलाइवा होता है बच्चों, उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम है टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक बच्चों, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। साथ में साथ बच्चों ये बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक्स भी है, अर्थात ये इम्यून सिस्टम में भी काम करता है। बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ये मारने का भी काम करता है। तो हमारे लॉर में बच्चों, हमारे सलाइवा में ये टेंडेंसी भी होता है कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में इंटेक करना चाहता है, अंदर आना चाहता है, तो उसको वो क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड के रूप में वो क्या करते हैं, अर्थात वो एक सैनिक के रूप में पाए जाते हैं, सैनिक के रूप में रहते हैं, जो उनको क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ बच्चों इम्यून सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला जो सलाइवा होता है बच्चों, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इम्यून सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहाँ पाया जाता है, बक्कल कैविटी में पाया जाता है, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक बच्चों, टीथ अकर्स इन बोथ द जॉ। मैमल्स के दोनों जबड़ों पर, अर्थात दोनों जबड़ों अर्थात मैंने क्या होता है बच्चों, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। मुख आप बक्कल कैविटी में देखेंगे, जो हम लोगों का ओरल कैविटी, माउथ कैविटी होती है बच्चों, उनमें क्या होता है, दो जबड़े हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। उन दोनों जबड़ों पर क्या होता है बच्चों, टीथ लगे होते हैं, दांत लगे होते हैं। पिछले वीडियोस बच्चों हम लोग डिस्कस किया था कि जो मैमल्स होते हैं उनमें हेट्रोडॉन्ट पाया जाता है बच्चों, जिसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये दांत क्या होते हैं बच्चों, थीकोडॉन्ट होते हैं, अर्थात सॉकेट में धंसे होते हैं, गम मसूड़ों में धंसे होते हैं। और ये इसमें जो दांत होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, डाइफियोडॉन्ट या मोनोफियोडॉन्ट। कुछ दांत ऐसे होते हैं जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं बच्चों, वो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं, एक बार टूट जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं, तो वो डाइफियोडॉन्ट होते हैं। और दांत जो होते हैं बच्चों, वो मोनोफियोडॉन्ट होते हैं। तो ये मैमल्स में वैराइटीज हैं दांत के, जो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, और ये दोनों जबड़े पर लगे होते हैं, अपर जॉ एज वेल एज लोअर जॉ। दे हैव मूवेबल टंग। जो मैमल्स होते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, घूमने वाला मूवेबल टंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, मूवेबल टंग्स पाया जाता है, जीभ पाया जाता है। और ये जीवा क्या करता है बच्चों, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ। और किसमें बच्चों, ये जो बोलने में, जो हम स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं बच्चों, ये क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारा टंग। हमारा जब हमारा
टंग जो जिह्वा है बच्चों अगर ये मॉइस्ट बना रहता है, नम बना रहता है, तो हम बहुत स्पष्टली बोल सकते हैं, बहुत क्लियरली बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए बच्चों, जब हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स या कम सलाइवा सिक्रीट करता है, जब हमारा मुख कभी सूख जाता है बच्चों, तो देखिए उस समय हमारा जबान जो होता है वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। हम जो कुछ बोलना चाहते हैं वो ना बोलकर कुछ हमसे दूसरा चीज़ निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टंग है बच्चों वो कम्प्लीटली मूव नहीं कर पाता है, और जब हमारे टंग का मूवमेंट बच्चों गड़बड़ हो जाता है तो वो स्पष्ट रूप से वॉइस नहीं निकाल पाता है। ठीक बच्चों, तो बोलने में जो मदद करता है, बोलने में जो हेल्प करता है वो कौन है बच्चों? टंग। तो मूवेबल टंग हम लोगों में पाया जाता है, ये यूनिक फीचर्स है। और ये किस लिए होता है बच्चों? स्पष्ट रूप से बोलने के लिए। जो हम स्पष्ट रूप से बोल पा रहे हैं वो किसकी वजह से बोल पा रहे हैं? एक टंग की वजह से। तो टंग हर समय क्या होना चाहिए बच्चों? मॉइस्ट होना चाहिए, नम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि सफिशिएंट मात्रा में सलाइवा का सेक्रेशन मुंह में होना चाहिए। ठीक बच्चों, दे हैव डिस्टिंक्ट लीवर एंड पैंक्रियास। जो मैमल्स होते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है कि पैंक्रियास और लीवर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, ये भी इनका एक यूनिक फीचर्स है। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? लीवर और पैंक्रियास दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्री कैनाल्स ओपन आउटसाइड बाय एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, आहार नाल, ये क्या होता है? मैमल्स में बाहर की ओर एनस के थ्रू खुलता है। अर्थात एनस के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहाँ होती है बच्चों? बाहर की ओर होती है। जबकि बच्चों आप अगर कंपैरिजन करके देखें तो हम लोगों ने जो पढ़ा था बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, उसमें क्या होता था बच्चों कि एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका में खुलता था। किसमें खुलता था बच्चों? क्लोएका में। बच्चों एक हम आपको रिकॉल करना चाहेंगे, हम पूछना चाहेंगे कि आप अपने ब्रेन में रिकॉल करिए और जानिए कि क्लोएका होता क्या है। हमने कई बार बता दिया है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लोएका होता क्या है। तो आप इसको रिकॉल करिएगा, अपनी कॉपी में कहीं लिखिएगा कि व्हाट इज द क्लोएका। ठीक बच्चों, तो क्लोएका क्या होता है बच्चों, वो आप खुद ही अपने कॉपी में लिखकर जानेंगे। ठीक बच्चों, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ खुलता है बच्चों? इनमें एनस के थ्रू बाहर की ओर खुलता है। जबकि आप लोगों ने और जो एनिमल्स में पढ़ा है जैसे रेप्टाइल्स और एबीज में, उसमें एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका में खुलता था। ठीक बच्चों, तो जनरली क्लोएका एब्सेंट, इनमें जो होता है क्लोएका क्या होता है? जनरली एब्सेंट होता है, क्लोएका का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो ओपनिंग हो रही है वो एनस के थ्रू बाहर की ओर हो रही है। लेकिन फिर भी बच्चों मैमल्स में भी, कुछ मैमल्स में अपवाद स्वरूप पाया जाता है क्लोएका। जैसे किसमें? मोनोट्रिम्स में। अर्थात कुछ ऐसे प्रोटोथीरियंस मैमल्स हैं जिनके अंदर क्लोएका पाया जाता है, जैसे मोनोट्रिमेटा। ठीक बच्चों, अर्थात मोनोट्रिम्स में क्लोएका आपको देखने को मिलेगा और सभी मैमल्स में क्लोएका का कंप्लीटली अभाव होता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानें कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। रेस्पिरेशन बाय spongy and elastic lungs, that is the pulmonary. Epiglottis protected by a fleshy and cartilaginous epiglottis. very very most important बच्चों। जो बच्चों इस पॉइंट को आप जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, इनमें किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा। अर्थात ये फेफड़े के द्वारा सीधे एटमॉस्फेयर के ड्राई एयर को अपने लंग्स में भर लेते हैं। ठीक बच्चों, और इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स के द्वारा जो श्वसन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो मैमल्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और इनका लंग्स कैसा होता है बच्चों? स्पॉन्जी एंड इलास्टिक होता है। अर्थात इलास्टिक क्या होता है बच्चों? ये रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इसमें पाया जाता है। हमारा जो लंग्स होता है बच्चों कैसा होता है? अर्थात वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फूलता है और पचकता है। ठीक बच्चों, तो ये इस प्रकार का बच्चों जो मैमल्स में ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसको हम वैक्यूम मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैक्यूम मैकेनिज्म कहते हैं। आइए हम जानते हैं वैक्यूम मैकेनिज्म है क्या बच्चों। बच्चों जब हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं तो इसमें एक मैकेनिज्म होता है। वो कौन सा मैकेनिज्म बच्चों? जब हम ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे शरीर में एक डायफ्राम पाया जाता है, मस्कुलर डायफ्राम। अब वो डायफ्राम क्या होता है बच्चों? नीचे की ओर खिसक जाता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर आ जाएगा बच्चों, और दूसरी बात ये भी होती है कि हमारे जो रिब केज होते हैं, रिब केज में लगा हुआ जो इंटरकॉस्टल मसल्स होता है बच्चों, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं श्वसन के लिए। तो हमारा जो रिब केज है बच्चों, हमारे रिब्स आगे की ओर आ जाते हैं। रिब्स का आगे की ओर आना और डायफ्राम का नीचे की ओर जाना बच्चों, इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लूरल कैविटी है, वो प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अर्थात हमारे लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है बच्चों वो बढ़ जाएगा। और जब बच्चों लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होता है बच्चों? ड्रॉप कर जाता है, घट जाता है। और प्रेशर जब घट जाता है बच्चों तो एक मैकेनिज्म है
कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन जो होता है उसका दबाव ज़्यादा होता है और हमारे लंग्स का प्रेशर डाउन हो चुका है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम नीचे आ गया है और हमारा रिब केज बाहर की ओर आ गया है, जिसके वजह से हमारे लंग्स के अंदर सफिशिएंट क्या हो गया है, जगह बन गया है, वॉल्यूम बन गया है और उस वॉल्यूम की वजह से वहां का प्रेशर डाउन हो गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है और लंग्स का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर आ जाते हैं और हम सांस अंदर की ओर ले लेते हैं। ठीक इसी की हम साइमल्टेनियसली अगर बात करें बच्चों, तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा डायफ्राम ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और जो हमारे रिब केज है बच्चों वो क्या हो जाते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम है बच्चों वो घट जाता है। अब जब लंग्स का वॉल्यूम बच्चों घट जाता है तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। जब वहाँ से प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों तो लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर का जो प्रेशर है बच्चों उसकी अपेक्षा लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है और जो रिब केज है जो वो आगे की ओर क्या हो गया है, आगे की ओर हो गया है, अर्थात रिब केज जो है जो आगे आया था वो नीचे की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों जब लंग्स का वॉल्यूम घट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म होता है बच्चों हम लोगों के ब्रीदिंग में। तो मैमल्स में बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो हम लोगों में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको हम वैक्यूम मैकेनिज्म कहते हैं और ये किसकी मदद से होता है बच्चों? दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसमें और भी होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्रैग्म। ये इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्रैग्म क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे लंग्स की कैविटी को, लंग्स के वॉल्यूम को क्या होते हैं, घटाते हैं और बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन का अंदर आना होने की प्रक्रिया होती है। ठीक बच्चों, इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम ये देखें बच्चों तो आप लोग याद करिए जो मैमल्स एम्फीबियंस हमने बताया था, जो फ्रॉग में होता है बच्चों, वहाँ जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वहाँ प्रेशर मैकेनिज्म पाया जाता है। फ्रॉग क्या करता है बच्चों? जो मेढक होता है बच्चों वो ऑक्सीजन को अपने मुख में भर लेता है, मुंह में भर लेता है और फिर मुंह से क्या करता है, प्रेशर देता है और मुंह से ये ऑक्सीजन अंदर की ओर लंग्स में जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात प्रेशर के द्वारा पहले वो मुंह में भर लेगा और मुंह में भरने के बाद मुंह से प्रेशर देगा और प्रेशर के बाद वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। तो इस प्रकार से वहां जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों वहां क्या होता है, प्रेशर मैकेनिज्म होता है, जबकि हम लोगों में वैक्यूम मैकेनिज्म होता है। ठीक बच्चों, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क करेंगे, याद करेंगे। ठीक बच्चों, तो मैमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों वो स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स के द्वारा। एक चीज और बता दें बच्चों, अभी जो हम लोगों ने पिछला वाला क्लास पढ़ा है जिसको हम रेप्टाइल्स बर्ड्स कहते हैं, एवीज कहते हैं, एवीज में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि चिड़ियों में जो होता है बच्चों वो लंग्स क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, अर्थात वो फैलता पिचकता नहीं है, वो इनइलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि उनमें सांस लेने की प्रक्रिया एयर सैक के द्वारा होता था बच्चों। लंग्स के चारों तरफ छोटे छोटे एयर सैक लगे होते हैं तो वो एयर सैक के द्वारा करते हैं, जबकि यहाँ लंग्स में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो सीधे लंग्स में होती है। ठीक बच्चों, तो ये इनका जो लंग्स होता है वो इलास्टिक होता है, स्पॉन्जी होता है, जबकि बर्ड्स में जो लंग्स होता था बच्चों वो इनइलास्टिक होता था। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लॉटिस प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लैशी एंड कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस। इनमें जो ग्लॉटिस होता है बच्चों ये क्या होता है, एक प्रकार का कार्टिलेजिनस ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, इसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है अर्थात ढका होता है। बच्चों कभी कभी देखिए हम लोगों के ये नेक से, गर्दन से जो है दो नलियां पास करती हैं, एक आसोफेगस खाने वाली नली होती है, दूसरे सांस वाली नली को हम ट्रैकिया कहते हैं। इन दोनों को जो ढकने का काम करता है बच्चों ये एपिग्लॉटिस करता है, अर्थात ये जो ग्लॉटिस होता है जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय जो होता है ट्रैकिया, अर्थात जब हम खाना खाते हैं आसोफेगस, जब हम खाना खाते हैं बच्चों तो आसोफेगस खुला होता है और ये एपिग्लॉटिस जो है वो सांस की नली को बंद कर देता है। और जब बच्चों हम सांस वाले काम करते हैं, श्वसन वाला काम करते हैं तो हमारा जो आसोफेगस है बच्चों वो बंद हो जाता है। तो ये जो है कार्टिलेजिनस ये एपिग्लॉटिस है बच्चों ये ढक्कन का काम करता है। देखिए कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते रहते हैं उसी समय हम सांस लेते हैं, बोलते भी रहते हैं और खाते भी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, खाने का एक पार्टिकल्स कहीं न कहीं सांस वाली नली में चला जाता है जो हमको बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये क्यों हो पाता है बच्चों? क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिस का एडजस्टमेंट जो है गड़बड़ हो जाता है। और जबकि नेचुरली क्या होता है, एपिग्लॉटिस हमको प्रोटेक्शन देता है कि जब आसोफेगस खुला होता है तो ट्रैकिया बंद होता है, जब ट्रैकिया खुला होता है बच्चों तो आसोफेगस बंद रहता है। तो ये ढक्कन का काम करता है, दोनों तरफ क्या करता है, ये एडजस्टमेंट का काम करता है। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ग्लॉटिस किससे प्रोटेक्टेड होता है बच्चों? एक फ्लैशी कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस के द्वारा ये कवर्ड होता है, ढका होता है, ये ढक्कन जैसा काम करता है।
लंग्स इनक्लोज्ड इन अ कैविटी दैट इज द सिलोमिक कंपार्टमेंट कॉल्ड एज द प्लूरल कैविटी। बच्चों नेचर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जितने भी हमारे डेडिकेटेड ऑर्गन हैं बच्चों, वो क्या है, नेचर ने किसी न किसी कंपार्टमेंट में, किसी न किसी सिलोमिक कैविटी में, और उसको क्या कर दिया है बच्चों, कवर्ड कर दिया है, रख दिया है। जिस प्रकार से बच्चों कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसके लिए क्या होता है, Z+ सुरक्षा लगाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी ऑर्गन है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए नेचर ने एक स्पेशल कंपार्टमेंट दिया है, एक स्पेशल जगह दिया है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे बच्चों जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है। तो ब्रेन को बच्चों सबसे ऊपर का देखिए, जो हमारा स्कल होता है, ये बहुत, जो वॉल्ट कहा जाता है, ये बहुत हार्ड कवरिंग, ये मूवमेंट भी नहीं करता, इसमें मूवमेंट नहीं होता है बच्चों, वॉल्ट में कभी मूवमेंट नहीं होता। अगर ये मूवमेंट करे तो हमारा ब्रेन पंचर हो जाए। ठीक बच्चों, तो आप देखेंगे स्कल में कोई मूवमेंट नहीं होता। और एक सबसे कठोर कवरिंग के रूप में क्रैनियल कैविटी नेचर ने बनाया है, और इसी क्रैनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है बच्चों। ठीक, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे कुछ और स्पेशल ऑर्गन्स हैं, डेलिकेटेड ऑर्गन है। कौन है बच्चों, जैसे लंग्स और हार्ट। तो लंग्स और हार्ट के लिए नेचर ने बच्चों सबसे बाहरी कवरिंग के रूप में जो बनाया वो थोरेसिक केज बना दिया है। थोरेसिक केज के अंदर भी बच्चों इनको सेपरेट कर दिया अलग अलग। लंग्स के लिए अलग केज बनाया, हार्ट के लिए अलग केज बनाया। लंग्स के लिए जो केज बनाया बच्चों उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। उस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या रहता है, अर्थात लंग्स रहता है, जबकि कार्डियक कैविटी के अंदर कौन रहता है बच्चों, हार्ट रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों नेचर ने जितने भी डेडिकेटेड ऑर्गन हैं, जितने भी कोमल अंग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सुरक्षा प्रदान किया है। ठीक बच्चों, तो इसको सिलोमिक कंपार्टमेंट के रूप में लंग्स में एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लूरल कैविटी। और इसी प्लूरल कैविटी में लंग्स भरा होता है। इसी प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लूरल फ्लूइड। और इसी फ्लूइड में क्या होता है, लंग्स मूवमेंट करता रहता है। ठीक बच्चों, अर्थात उसको जर्क न लगे, किसी प्रकार का कोई चोट न लगे, आघात न लगे, इसके लिए नेचर ने उसमें प्लूरल फ्लूइड भर दिया है और उसको कैविटी बना दिया है, प्लूरल कैविटी। उसी के अंदर क्या होता है, लंग्स हमारा प्रोटेक्टेड होता है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से हार्ट में भी होता है। हार्ट में भी क्या होता है, कैविटी बना हुआ, जिसे हम कार्डियक कैविटी कहते हैं। उसी कार्डियक कैविटी में हार्ट सेफली रहता है। ठीक बच्चों, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिब्स मसल्स दैट इज द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने बात किया कि जो रिब्स मसल्स होता है बच्चों, रिब्स मसल्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, इंटरकॉस्टल मसल्स। जो इंटरकॉस्टल मसल्स होता है बच्चों, जो हमारी पसलियां होती हैं, पसलियों के ऊपर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और ये इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्रैग्म ये क्या करते हैं बच्चों, हमारे ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चों अभी वैक्यूम मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, तो वैक्यूम मैकेनिज्म में इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्रैग्म दोनों क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। मस्कुलर डायफ्रैग्म सेपरेटिंग थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्हीं मैमल्स में डायफ्रैग्म का पाया जाना, इट इज अ टाइप ऑफ द यूनिक फीचर। बच्चों ये एक यूनिक फीचर है, केवल मैमल्स में ही ऐसे हैं जिसमें डायफ्रैग्म पाया जाता है। अर्थात डायफ्रैग्म क्या करता है बच्चों, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। बच्चों आप देखेंगे कि हमारा जो ये पूरा पेट वाला भाग होता है बच्चों, इसके दो भाग हैं। एक ऊपर वाला जिसमें हमारा लंग्स और हार्ट होता है बच्चों, उस वाले को जिसको हम वक्ष भाग कहते हैं। तो जो थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। कौन करता है बच्चों, डायफ्रैग्म करता है। अर्थात बच्चों नेचर ने दो कैविटी बनाए। थोरेसिक कैविटी हमारे दो डेडिकेटेड ऑर्गन प्लेस किए गए हैं। कौन कौन बच्चों, लंग्स और हार्ट। जबकि एब्डोमिनल कैविटी में भी हमारे इंपॉर्टेंट विसरास के रूप में कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा स्प्लीन है, हमारा पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है। ये सब कहाँ है बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। जबकि थोरेसिक कैविटी में दो डेडिकेटेड ऑर्गन के रूप में लंग्स और हार्ट आपको देखने को मिलेगा। और इन सब के लिए नेचर ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ। ठीक बच्चों, तो डायफ्रैग्म का क्या काम है बच्चों, एक प्रकार के मैक्सुलर डायफ्रैग्म जो होता है, ये हमारे थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम करता है। ये एक प्रकार का डिवाइडर होता है बच्चों। डायफ्रैग्म क्या है, एक प्रकार का डिवाइडर है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। लैरिंग्स विथ वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स में क्या पाया जाता है बच्चों, वोकल कॉर्ड पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हम बोल पा रहे हैं, आपको पढ़ा पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये आवाज कहाँ से आता है,
ये वोकल कॉर्ड के द्वारा आता है। और ये वोकल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है बच्चों? लैरिंग्स में पाया जाता है। जबकि पक्षियों में कहाँ से आवाज आता था बच्चों? सायरिंग्स से आता था। आप इसको कंपैरिजन करके पढ़िए, और ये रिकॉल करना ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है बच्चों। आप इसी से कंपैरिजन करके आप किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोगों में जो वोकल कॉर्ड जो आवाज आ रहा है बच्चों, वो लैरिंग्स से आता है, जबकि बर्ड्स में जो आवाज आता है बच्चों, वो कहां से आता है? सायरिंग से आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, हम इनके और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में, ठीक बच्चों, कि किस प्रकार से इनमें सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है। दे हैव कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट आल्सो इन बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल। इनमें जो होता है बच्चों, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिनमें 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट बच्चों मैमल्स के अतिरिक्त और भी एनिमल्स में पाए जाते हैं। किसमें बच्चों? बर्ड्स में और क्रोकोडाइल्स में। जब हम रेप्टाइल्स पढ़ा रहे थे बच्चों, तो रेप्टाइल्स में क्या होता था कि सभी रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर्ड हार्ट या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता था। लेकिन एक्सेप्शन स्वरूप केवल क्रोकोडाइल्स ही ऐसा था बच्चों जिसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता था। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि एबीज जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, उनमें भी कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल अर्थात ये जो कंपार्टमेंट बने होते हैं बच्चों, जो 4 ब्रैकेट बने होते हैं, उसके डिवाइडर के लिए बच्चों यहाँ सेप्टम होते हैं। जैसे दोनों ऑर्किल को डिवाइड करने के लिए जो सेप्टम होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले जो सेप्टम होते हैं बच्चों, उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और ऑर्किल को वेंट्रिकल से जो डिवाइड करने वाले सेप्टम होते हैं बच्चों, उसको हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो 3 प्रकार के सेप्टम्स पाए जाते हैं इन चारों कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जब हम फिजियोलॉजी बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के फिजियोलॉजी में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इसके विषय में, ठीक बच्चों। क्योंकि अभी आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन, तो यहाँ आपको केवल क्लासिफिकेशन और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को ही बताना है। इसके फिजियोलॉजी के विषय में हम फिजियोलॉजी में बात करेंगे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। इनमें क्या होता है बच्चों? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मैंने बच्चों बर्ड्स में बता दिया है, एबीज में बता दिया है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि हम लोग के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। जो शुद्ध ब्लड होता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो बच्चों हम लोगों का लेफ्ट साइड में पाया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, वो राइट साइड में पाया जाता है, ठीक बच्चों। तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, वो कहां से आता है? लंग्स से हार्ट में आता है। प्यूरिफाई होने के बाद बच्चों, ऑक्सीजनेशन होने के बाद लंग्स से हमारे हार्ट में आता है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको याद करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लोगों को ये पता होगा कि जितने भी शुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है वो आर्टरीज होती है, और जितने भी अशुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है वो वेन से होती है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है बच्चों, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट की ओर आता है बच्चों, वो एक्सेप्शन स्वरूप एक वेन्स पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के द्वारा बच्चों आर्टरी ब्लड की सप्लाई, अर्थात कुल मिला के ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, जो लंग्स से हमारे लेफ्ट हार्ट में आती है, ठीक बच्चों। और फिर लेफ्ट हार्ट से बच्चों हमारा जो ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है। और किस साइड में आता है बच्चों? राइट साइड में। और फिर राइट साइड के बाद बच्चों ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में जाता है। और लंग्स में जाने के लिए बच्चों यहाँ भी एक अपवाद है। आपको ये पता है कि जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेन्स के द्वारा जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ले जाया जाता है। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, ठीक बच्चों। तो यहां हम देखेंगे बच्चों के हमारा जो पूरा ब्लड है एक बार लंग्स से हार्ट में, हार्ट से बॉडी टिश्यूज में, बॉडी टिश्यूज से हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? डबल सर्कुलेशन कहेंगे, कि हमारा ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है। एक बार लंग्स में जाता है, दूसरी बार हमारे बॉडी में आता है, बॉडी टिश्यूज में जाता है। तो बर्ड्स और मैमल्स दोनों में डबल ब्लड सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। साइनस वेनोसस एब्सेंट। इनमें क्या होता है बच्चों? साइनस वेनोसस का कंप्लीटली अभाव होता है, अर्थात इनमें साइनस वेनोसस नहीं पाए जाते। चूंकि हम लोगों में शुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है, शुद्ध और शुद्ध ब्लड जो मिक्सिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोगों में साइनस वेनोसस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो साइनस वेनोसस एब्सेंट होता है।
ओनली लेफ्ट एओर्टिक आर्च परसिस्ट इन एडल्ट, केवल अडल्ट में बच्चों क्या होता है, लेफ्ट एओर्टिक आर्चेस आपको देखने को मिलेंगी। किसमें दिखाई देती है बच्चों, अडल्ट में लेफ्ट एओर्टिक आर्चेस देखने को मिलेंगी। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट, हम लोगों में बच्चों जो मैमल्स होते हैं उनमें रीनल पोर्टल सिस्टम का टोटली अभाव होता है। ठीक बच्चों, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इरिथ्रोसाइट्स दैट इज द आरबीसीएस आर स्मॉल सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, जो इनमें इरिथ्रोसाइट्स होता है बच्चों, जिसको हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। बच्चों मैमल्स में ये जो है जो ये न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसमें बच्चों आप इसको जानिए कि कुछ मैमल्स में जो है आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और कुछ मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 60% मैमल्स में के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और 40% मैमल्स में आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो इसमें किसी किसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, किसी किसी के ब्लड में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आप ये समझिए कि ये न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। ठीक बच्चों, तो आज के वीडियोस में बच्चों हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि वीडियोस लंबा होता जा रहा है। इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक के विषय में बच्चों हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो बच्चों इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अपने जितने भी फ्रेंड्स हों बच्चों उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे भी उनकी भी तैयारी बच्चों सुचारू रूप से चल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।